अभी तक हमने ये देख लिया कि स्कॉलरशिप ढूंढना कैसे है, यूएस, खासतौर पे यूएस के लिए कैसे ढूंढना है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फुल ब्राइट आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो यू ग्रेड जो है उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है जी कि ओके, मुझे मेरा माइंड सेट हो गया, मुझे आना है यूएस, और दिस इज द कंट्री आई वांट टू गो, दिस इज द कंट्री वेयर आई वांट टू स्टडी। तो अब मैंने सोच लिया है, आई एम गोना अप्लाई फॉर फुल ब्राइट, और आइदर आई एम गोना स्टार्ट अप्लाइंग यूनिवर्सिटीज, बट मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए ताकि मुझे अपोलोजाइज जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो लिस्ट है ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आई विल से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द यूएस, दिस इज काइंड ऑफ लाइक कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कुछ लोग ज्यादा मांग रहे हैं, कुछ कम मांग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेट जो है वो हर जगह तकरीबन आपसे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अराउंड बात की जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या आप अगर जो है वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिशन एप्लीकेशन आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जब मैं वर्ड कंप्लीट यूज करती हूँ तो इसका मतलब है कि आप अप टू योर बेस्ट कैपेसिटी यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी सेक्शन। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, योर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी योर पासपोर्ट, योर आइडेंटिटी। अभी कुछ लोग जो है वो अगर आप this is a point you're thinking to go out in the world, I think it's a good point you have to start thinking about making your own passport, and make sure that you have your identity card or identity information ready. फिर कॉपीज आ जाती हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डिप्लोमा की, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी से कॉल की जाती हैं इसका, तो उसमें आप इसमें दे हैव सम सेट प्राइस जिसमें यूनिवर्सिटी ये आपको सर्विस ऑफर करती है, और आप जो है वो यूनिवर्सिटी सील के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजते हैं। तो इसमें सिंपली दे वांट टू मेक श्योर कि आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं दे आर ऑथेंटिक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, और जो ग्रेड्स या जो भी उसमें आपकी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें बयान की गई है। फिर एक सवाल बहुत जो स्टूडेंट पूछते हैं कि जी कैन आई गेट एडमिशन इन यूनाइटेड स्टेट्स विदाउट आईएलटीएस एंड टॉप? नो, यू कैन नॉट। आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और जब आप इस मुल्क में दाखिल होते हैं और जितना भी टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जो मेन आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है विद द पब्लिक, विद द पीपल, विद योर इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर, इट्स गोना बी इंग्लिश। तो आइल्स में वो आपको वो आपको ये नहीं देखना चाहते कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। दे वांट टू मेक श्योर कि आप में इतनी एबिलिटी है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में आ रहे हैं जिसकी जुबान वो नहीं है जो आप बोलते हैं अपने मुल्क में, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, आपको वो दुश्वारी ना आए, और आपको बात करना एटलीस्ट बहुत फ्लुएंसी भी अगर आपकी नहीं है, जो कि वक्त के साथ खुद ही स्टैब्लिश होती है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता है कि जुबान बोली कैसे जाती है। अब इसमें डिफरेंट स्कोर्स हैं, 6.5 to 7 बैंड ओवरऑल कंसीडर ऑलवेज गुड, बट आई ऑलवेज सेड मोर द मेरियर। तो अगर आपके इससे ज्यादा है इट्स गुड फॉर यू, बट ट्राई ऑलवेज कि आप एटलीस्ट जो है वो 6.5 से ऊपर या एटलीस्ट 6.5 आप मेंटेन करें अगर आप आइल्स के लिए जा रहे हैं। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि इफ यू आर फोकसिंग, फोकस फॉर एटलीस्ट 6.5 to 7 इन द इनिशियल। फिर एप्लीकेशन में एक आपके आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जिसे कहते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन। दे हैव टू डिफरेंट वर्ड्स, इट्स अ सिनोनिम, दे बोथ यूज फॉर द सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जी मैं क्या लिखूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, क्या बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। देखें, अगर मैं ये 3 लफ्ज समझूं तो इसका मतलब है आपका मकसद क्या है। सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाट इज आपका मकसद क्या है, आप क्यों ये करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये सोचें कि कोई और ये एक्सप्लेन कर दे आपके लिए बेटर फॉर्म में कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखें ना कितना मजाहिया साउंड करता है कि जी मैं जो करना चाह रहा हूँ जुनेद वो लिख के मुझे बता दे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं स्टूडेंट्स कहती हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इसका कोई सेट रूल नहीं होता, इसकी सिर्फ वर्ड लिमिट्स होती हैं, और वो भी क्योंकि दे हैव लाइक देयर ओन सेट लिमिट्स इन द एप्लीकेशन। इसकी सिर्फ सेट लिमिट्स होती हैं वर्ड की, लेकिन इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। इसमें आप जोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लाइफ स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या इंस्पायर कर रहा है। द ओनली थिंग दैट दे वांट टू सी इज दैट यू आर ट्रू बीइंग,
और एक मैं बात वजाहत करती चलो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यूसी डेविस में पिछले 2 साल से एडमिशन कमेटी में एज एडमिशन ऑफिसर में काम कर रही हूँ। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहीं से कॉपी करते हैं या आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद नहीं लिखते और किसी और ने आपके लिए लिखी होती है, तो ट्रस्ट मी, जब हम पढ़ते हैं और हमारे सामने 80 एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं और हम एक फुल मंथ जो है उसमें सिर्फ एज ए स्टूडेंट नहीं, हमारे साथ 8 प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। तो जब वो सब पढ़ते हैं और सब लोग मिलकर स्कोरिंग करते हैं एप्लीकेशन की, तो इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्पीक इन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज नॉट बाय हिम और हरसेल्फ, कि ये जो बात की जा रही है ये सच नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी वो एक स्टेटमेंट नहीं होती, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका बैकग्राउंड, आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हम आप शेयर करते हैं, उस सब की बेस पे आपको वैल्यूएट किया जाता है। तो मैं जो भी सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, मैं उसे डेफिनेटली ये बात जो है वो रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपको बहुत अच्छा लिखते नहीं है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं। एटलीस्ट आप अपने ओरिजिनल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें चीज को, एंड देन यू कैन गो प्रूफ रीड विद समवन जो आपके स्टेटमेंट को इम्प्रूव कर दे, जो आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दे, आपकी ग्रामेटिक एरर्स निकाल दे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं भारी भारी मुश्किल मुश्किल लफ्ज डाल के इम्प्रेस कर दूं किसी को तो यकीन माने उसके लिए हमें भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है और हमें भी नहीं समझ आती कि ये ऑस्टिशियस और ये इतने बड़े बड़े लफ्ज क्या बयान कर रहे हैं। द मोर सिंपल एंड ईजी एंड ऑनेस्ट यू आर, the more chances you have that it being liked by the committee, because they want to know you. They don't want to know your vocabulary, they want to know you. तो इसमें जो है वो इतना परेशान नहीं हो कि ओ मेरे खुदा मुझे ना what would happen if I don't use that heavy big words, you know. उसके अलावा letter of recommendation, mostly it's call up to 3 letters जो है वो कॉल किए जाते हैं. You want to make sure you ask for the letter from someone you already know, and you ask for the letter that you know जो शख्स आपके बारे में, आपके काम के बारे में बयान कर सके, जो आपके बारे में डिटेल से बता सके कि what kind of person you are. Let's suppose if I'm asking letter of recommendation for my professor, I would like my professor to talk about my work ethics. I would like my professor to tell कि मैं कैसे स्टूडेंट हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि oh she is very nice, obedient, good student, नहीं. They need to be explained in the term of work condition कि क्या क्या situations आई और how I could tackle those situations, because that's how you know the committee want to know about you. तो ये थोड़ा सा आप जो है वो मेक श्योर करें जब आप स्टेटमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगे कि आप उन लोगों से मांगे जिनके साथ आपने काम किया हो या जिनका आपको पता हो कि दे कैन टॉक हाई अबाउट यू, जो आपके बारे में वो बता सकें जो यू नो जो बताना चाहिए. उसके बाद आपकी सीवी और रेज्यूमे. सीवी बेसिकली आपके जो है वो डिटेल एकेडमिक अकम्पलिशमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप सब कुछ लिखते हैं जो आपने अब तक किया है, और रेज्यूमे आपका जो है वो 1 to 2 पेज होता है. मैं रेकमेंड करती हूँ अगर आप प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तो ऑलवेज सीवी अटैच करें, हमेशा सीवी. अगर आप जो है वो लेट्स सपोज किसी थर्ड रूट के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि आप इनडायरेक्ट कनेक्शन कोई आपका है, आप उसके थ्रू अप्रोच कर रहे हैं लैब को या यू नो, तो रेज्यूमे चल जाती है. रेज्यूमे मोस्टली इंडस्ट्रियल जॉब के लिए है. एकेडेमिया में जो है वो सीवी मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो मोस्ट आपका जो है वो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है. तो जब भी आप प्रोफेसर को भेजें ऑलवेज अटैच योर सीवी, क्योंकि उससे उसको ज्यादा आइडिया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एरियाज दैट यू कवर थ्रू आउट योर लाइफ. और लास्ट में जीआरई, इट्स अ वेरी 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 मच आस्क्ड क्वेश्चन टू मी ऑलवेज. हम यूएस से पढ़ना चाहते हैं, क्या हमें जीआरई की जरूरत है? तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ही कहती हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर यू. मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको जीआरई की जरूरत है या नहीं. जो बेहतरीन बंदा है इस मामले में वो है आपका ग्रेजुएट ग्रुप कोऑर्डिनेटर. जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपके पास, मैं अभी थोड़ा सा आपको नेक्स्ट जो है वो दिखाऊंगी भी कि कैसे आप उस बंदे तक पहुंच सकते हैं या उसका अप्रोच क्या होनी चाहिए. बट दैट पर्सन विल बी द बेस्ट वन टू आस्क दैट. बहुत से इंस्टीट्यूट जीआरई नहीं मांगते, बहुत से प्रोग्राम जीआरई नहीं मांगते और वो अपनी वेबसाइट पे इसको मेंशन नहीं करते. तो उसका इजी वे ये है कि आप उनको ईमेल करें और पूछें कि जी मैं आई एम इंटरेस्टेड, आई वुड बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर यू नो 2020-2021. Are you calling a GRE or asking for a GRE for this academic application round? तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि yes we are, no we are not. और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि फुलब्राइट, तो उसमें भी यही है कि आप उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करें अगर वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है. और मोस्टली जो स्कॉलरशिप अगर वो जीआरई मांग रहे हों, दे मेंशन वेरी क्लियरली ऑन देयर वेबसाइट दैट वी आर आस्किंग जीआरई. और अगर जीआरई मांग रहे हैं
there is no way you can get into that institute without GRE. इसका मतलब है कि आपको ये टेस्ट जो है वो लेना है, और सपोज अगर आप नहीं लेना चाहते देन लुक फॉर सम अदर इंस्टीट्यूट हु इज नॉट आस्किंग फॉर GRE. तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैं स्पेसिफिक देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के वो अराउंड यहाँ पे होते हैं कि जी हम क्या रेडी करें, या मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरे पास क्या होना चाहिए टू मेक श्योर यू नो दैट आई एम रेडी टू गो आउट फॉर अप्लाइंग एनी यूनिवर्सिटी और एनी स्कॉलरशिप. Okay, so the next part that I'm going to touch base, it's going to be a little bit more quick. I'm going to let you through the process. See, let's suppose you do not have a scholarship. You are very shy, you're a very bright student, you have a very good experience, you know what you want to do, you know where you want to go, but you do not have a scholarship. So, फिर सवाल आता है जी, what should I have to do? Should I have to just stop there? कि मतलब मैं अगर मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, या जो है वो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे 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 पास क्या ऑप्शन है, व्हाट शुड आई हैव टू नेक्स्ट डू. जैसे मैं थोड़ा सा जो है वो टच बेस करूंगी कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, आप कैसे उसका एडमिशन जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं, और लास्ट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दूंगी कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जब आप प्रोफेसर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी ईमेल किस तरह की साउंड, एटलीस्ट किस तरह की साउंड करनी चाहिए मिनिमम. तो सबसे पहले हाउ टू मेक सिलेक्शन, सबसे बेस्ट ये होता है कि यू शुड हैव टू बी पुट योरसेल्फ डाउन. बहुत लोग जो हैं वो उनसे बात करें कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कुछ भी. आप किस मुल्क में पढ़ना चाह रहे हैं, किसी में भी. देखिए किसी में भी कुछ भी, दुनिया में तो 205 ममालिक हैं, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, मे भी 6 हो गए हों, लेकिन 206 ममालिक में से अगर आप मुझे ये कहें कि जी मैं तो कहीं भी जाके पढ़ सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू. सबसे पहली बात है कि आप खुद को बैठ के ये बताएं कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ और मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ. ये 2 सवाल बहुत जरूरी हैं इससे पहले कि आप जो है वो सच जीवन के स्टार्ट करें. ठीक है, तो फर्स्ट सपोज आप में से वो लोग जो ऑलरेडी माइंड सेट कर चुके हैं कि जी मुझे यूएसए में पढ़ना है, या लेट्स सपोज मुझे चाइना जाना है, या फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यू नो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एनी कंट्री, बट यू हैव टू थिंक दीज कंट्रीज आर बिग एंड दे हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट, lot of discipline. तो अगर आप अपने आप को फोकस नहीं करेंगे, then you're gonna be stay there wherever you are. सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि जी मुझे कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है. Let's suppose I want to go to, like, okay, I ask you where you want to go. Well, I want to study in United States of America. Okay, good, that's good to know. Do you have any specific area in mind? And आप में से जो सुन रहे हैं उसमें बहुत से लोग जो हैं वो अगर एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, दे आर लाइक या मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, तो मैं इसी एरिया में जो है वो आगे मूव करना चाह रहा हूँ, और मोर स्पेसिफिकली मेरा इंटरेस्ट है जेनेटिक्स में, या मेरा इंटरेस्ट है प्लांट बायोलॉजी में. देखिए, तो अब आपने खुद ही जो है वो अपने आप को नैरो कर लिया, आपने खुद ही बता दिया कि आप क्या करना चाह रहे हैं. उसमें फिर एक ईजी तरीका होता है जी कि अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं. तो ये हर साल, मैं तो बहुत रैंकिंग पे नहीं जाती, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो है दे माइंड से दे वांट टू गो टू बेस्ट प्लेस, तो मैं कहती हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन सी द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो उसकी वो जो है वो टोटल एवेल्युएशन आपको मिल जाती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके डिसिप्लिन में किस मुल्क के अंदर जो है वो किस रैंकिंग में फॉल कर रहा है. तो आप एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके पास अवेलेबल हैं. दैट्स फर्स्ट थिंग, लुक एट देयर. अगर मैं देखूं फोर्स अपने पॉइंट क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में हूँ, तो जब मैंने सिलेक्शन किया था यूसी डेविस का, तो उसका ये सिंपल था कि उसकी क्यूसी रैंकिंग बहुत फेमस थी और मुझे इतना खास आइडिया भी नहीं था, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं है. आप ही की जैसे मैं आप ही की चेयर पे बैठी हुई थी वहां पे, तो मैं सिंपल गई क्यूसी रैंकिंग में, और फिर मैंने देखा कि जी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, और उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो इस वक्त अपर रैंकिंग में है. तो ये बात है 2015 की, और उस वक्त यूसी डेविस नंबर 1 पे था. तो अभी यूसी डेविस नंबर 2 पे है, उस वक्त यूसी डेविस नंबर 1 पे था. तो मैंने कहा अच्छा चलो अगर ये नंबर 1 पे है, एंड यू नो व्हाई नॉट ट्राई दैट. But the thing is, you can also look through the countries. So you can also do the filtering where you can put the specific country, और वो आपको जो है वो स्पेसिफिक कंट्री में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जितनी भी रैंकिंग है वो सारी दिखा देगा. तो उसमें फिर आप देख लेते हैं कि अच्छा आई थिंक दिस यूनिवर्सिटी साउंड्स गुड टू मी, और ये इंस्टीट्यूट जो है मुझे लगता है मेरे पोटेंशियल पे, या मुझे ट्राई करना चाहिए, व्हाई नॉट. यू नो ज्यादातर क्या हो जाएगा, दे विल से कि नहीं हम आपको नहीं ले रहे, तो इट्स ओके, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई, राइट. तो सिंपल अगर आप देखें, यू नो यू कैन सी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इट्स लाइक ओके यूसी डेविस is the one, you know, or I want to try that. Let's suppose I make up my mind, it's like UC Davis जो है इसमें मैं अप्लाई
करना चाह रहा हूँ या करना जो है वो मुझे नेक्स्ट स्टडी अपने हायर एजुकेशन के लिए इस इंस्टीट्यूट में जाना है। कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है, मैं कहती हूँ कि अब तो ये हिसाब है कि बहुत वेल रिनाउंड नहीं, जो कि आम यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट, क्योंकि दिस इज हाउ ऑल द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड स्टूडेंट्स आर बीइंग कनेक्टेड विद देम, यू नो। तो अगर आप सिंपल लिखें, कुछ नहीं, आप सिंपल अगर आप लिखे जाके www, और इवन आप कुछ भी ना लिखें, आप सिर्फ लिखें यूसी डेविस और हिट करें गूगल पे, तो आपको यूसी डेविस की मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और इस वक्त जो है वो एप्लीकेशन ओपन नहीं है। यूसी डेविस की मोस्टली एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं अराउंड 3rd वीक ऑफ सितंबर। तो अगर आप जो है वो एप्लीकेशन जिस ओपन होंगी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको उनकी मेन वेबसाइट पे नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन। तो ये एक जो है वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सितंबर जो है यानी कि फॉल के 3rd वीक के अराउंड जो है वो एप्लीकेशन से लोग ओपन करते हैं। तो आपको पहली ही ऑप्शन वहां नजर आ जाती है कि अच्छा एप्लीकेशन ओपन है, तो दैट वुड बी द प्लेस आई शुड हैव टू स्टार्ट वर्किंग। और टाइमलाइन मोस्टली जो है एप्लीकेशन की वो 3 मंथ होती है। एप्लीकेशन ओपन होती हैं सितंबर से दिसंबर के अंदर। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो 5 जनवरी तक जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उनकी आपको देखनी पड़ेगी डिटेल जाके कि एप्लीकेशन कब क्लोज हो रही है। बट ओवरऑल जो पीरियड है एप्लीकेशन का वो है सितंबर टू दिसंबर। तो ये 3 मंथ आपके पास होते हैं। और ये सिर्फ यूसी डेविस नहीं, ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर वो स्कूल जो फॉल एडमिशन करता है, फॉल एडमिशन जो है वो सितंबर को कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉल सीजन स्टार्ट होता है। तो हर वो यूनिवर्सिटी जो फॉल में एडमिशन करती है वो एप्लीकेशन अपनी ओपन करती है अराउंड सितंबर टू दिसंबर। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी तो स्प्रिंग जो है वो ऑफर एडमिशन भी ऑफर करती हैं, बट वो मैंने वही कहा कि आपको डिटेल में खुद देखना पड़ेगा, डिपेंड कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। Once you get into that side, the next point is like, okay, now I wanna see the program because I really don't know much about the UC Davis. इसका आसान तरीका ये जो है, it's called grad.ucdavis.edu/program। इसमें आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस जो है वो ऑफर कर रही है, जितने भी प्रोग्राम है। अगर आपको अपनी पसंद का प्रोग्राम इसमें नहीं मिल रहा तो वो यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही। उसमें किसी और से पूछना कि कैन यू प्लीज चेक फॉर मी कि आप मुझे जो है वो ये फलाना प्रोग्राम आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको इस लिस्ट में वो प्रोग्राम नहीं मिलता, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही। और जैसे कि आप देखते हैं एच ऑन द साइड, तो ए टू जी इस तरह सारे प्रोग्राम जो है वो लाइन अप है। तो सिंपल, अगर मैं फोर सपोज आप में से कोई जो है वो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी से है, इसमें प्लांट बायोलॉजी भी है, प्लांट पैथोलॉजी भी है, उसके अलावा जेनेटिक्स भी है, इंटीग्रेटेड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स जो कि मेरा ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ पर आप हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी जो है वो आपका मेजर है, इनमें से कोई एक और ये आपका जो है वो इंटरेस्ट है, तो इफ यू सिंपल क्लिक ओवर देयर हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, इट विल लीड यू टू द स्पेसिफिक अदर पेज, और वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इस एक पेज के ऊपर है। ये मेन वेबसाइट है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे इट विल लीड यू टू मेन वेबसाइट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, जो आपको ये पोर्टल से निकाल देगी ग्रेजुएट प्रोग्राम के और उनकी अपनी मेन वेबसाइट पे ले जाएगी। उसके अलावा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी डेडलाइंस है, जर्नल है, स्पेस अवेलेबिलिटी है, फिर फेलोशिप्स आपके पास है, कॉन्टिन्यूस फेलोशिप्स हैं। ये सारी डेडलाइन जो है वो हर प्रोग्राम की डिफरेंट होती है। तो ये एक जो है वो वन फिट फॉर ऑल जो है वो केस नहीं होता। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन कौन से जो है वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। आपको प्लान 1, प्लान 2, PhD, प्लान B। अब उसमें कुछ स्टूडेंट है जी हमें नहीं पता प्लान 1 क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल लीड यू टू प्लान डिटेल, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमेशा ये पूछा जाता है कि क्या एडमिशन है, मुझे क्या चाहिए। इफ यू क्लिक दैट इट विल लीड यू टू द डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी। ये तकरीबन किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की जब आप एडमिशन पोर्टल में जाते हैं या उनकी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाते हैं, दे ऑल ऑपरेट इन द सेम वे। तो अगर आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी यहाँ पे हो जाए आपकी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए हासिल करना मुश्किल नहीं। यू कैन गेट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको किसी से पूछना है तो मैं हमेशा कहती हूँ दैट इज दिस पर्सन इज कॉल्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा करके उन्होंने लिखा हुआ। तो अगर कोई शख्स आपको कोई भी जवाब दे सकता है इस ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो वो इससे बेहतर कोई नहीं। Lisa Brown, agar आप first person, now maybe they have changed person. They change the person, they update the information. That's the first person that they're going to update the information about. तो आपका जो फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए वो ग्रेजुएट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होना चाहिए. That would be the first thing. She will answer if you need a GRE or not. She will let you know how many IELTS score you want.
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमेशा ग्रेजुएट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ही प्रोवाइड कर सकता है। फिर उसके बाद ये कि जी हम सिक्योर कैसे एडमिशन करें, हम वी ऑलरेडी इंटरेस्टेड गोइंग देयर, ठीक है। तो अगर आप जाएं, क्लिक करें यहाँ पे, इट विल लीड यू टू द मेन वेबसाइट, और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फी कितनी है, आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से चाहिए, हमें जीआरई स्कोर चाहिए आपका। अगर फॉर सपोज वो जीआरई अब नहीं मांग रहे, आइदर दे विल नोट, वहां पे आपको लिखा नजर नहीं आएगा, और अगर फिर भी आपको कंफर्म करना है तो आप एक ईमेल करके अगले बंदे को पूछें कि मैंने जीआरई स्कोर देखा है, बट आर यू स्टिल एक्सेप्टिंग, ठीक है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटीज पॉलिसीज चेंज कर देती हैं और उसको अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर आपको जो है वो टॉफल और आइल्स चाहिए स्कोर, और हर ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे इट कैन फर्दर लीड यू टू मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताएगा कि टॉफल में आपको कितना मिनिमम चाहिए या आइल्स में कितना चाहिए। और फिर आपको, अगर आप फेलोशिप एप्लीकेशन, तो ये मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली पीएचडी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैं बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे तो इतना नहीं आइडिया बाकी मुल्कों का, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो इंटरनल फेलोशिप्स होती हैं जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती हैं। उसमें ये है कि आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप साथ ही उन फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें फिर वो जो है दे सिलेक्ट द नंबर ऑफ पीपल हु कैन गेट द फेलोशिप फॉर दैट ईयर। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप जिस प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, उस प्रोफेसर के पास ग्रांट्स होती है, ये वो बिग प्रोजेक्ट, तो वो उन प्रोजेक्ट्स में दे टेक सम मनी साइड फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो वो आपको जो है वो वहां से आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। फॉर सपोज आप एक बहुत इंटरेस्ट है किसी प्रोफेसर के साथ और उसके पास इस वक्त ग्रांट नहीं है या मनी नहीं है, और आपको इंटरनल फेलोशिप भी आप सिक्योर नहीं कर सके, यू कैन डू अ टीएशिप, इट्स कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंट पोजीशन। इट्स अबाउट 50% पोजीशन होती है, इसमें आप टीचिंग भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और वंस यू गेट द टीचिंग असिस्टेंट पोजीशन तो आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो फुली कवर्ड हो जाते हैं। आपका उस क्वार्टर की जो फीस होती है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपका जो मंथली स्टाइपेंड होता है, वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी पे बियर अप करती है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं एक दो यूनिवर्सिटी में चला जाऊं तो पता नहीं मुझे मैं कैसे खुद को सर्वाइव करूंगा, देयर आर ऑप्शंस अराउंड इट। मेन काम है एंटर होना एडमिशन आपको मिल जाए जब, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं साइड पे। ऐसा कभी नहीं होता, उनको पता होता है कि इंटरनेशनल जो है वो प्राइस बहुत ज्यादा है, स्पेशली ग्रेजुएट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, वो पीएचडी के लिए आ रहे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर। नॉट फॉर द मास्टर्स, मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो सेल्फ फंडेड होते हैं क्योंकि बहुत छोटे 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम होते हैं, तो यूसी डेविस जो है वो मास्टर प्रोग्राम उसको स्पॉन्सर नहीं करता। तो अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन बी अ टीए, यू कैन योर प्रोफेसर विल स्पॉन्सर यू, और यू कैन गेट इंटरनल फेलोशिप। लेकिन आप अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो उसमें वो सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि इफ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स, it's very hard that you're going to get some kind of funding option because it's such a small duration program, and it's very hard for you to find or secure some money for that small duration program. तो नेक्स्ट आपका सिंपल ये होता है कि आप जो है वो जो अगर उसको और डिटेल में देखें जाके, आप देखें कि स्पेसिफिकली अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये दिस इज ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इवन फंडिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और बहुत सारे वेबसाइट पे लिखी होती है, they will tell you what funding options they have right now. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, हाउ कैन आई सिलेक्ट द प्रोफेसर, हाउ कैन सी हु इज टीचिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो उसमें हर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ जो है वो ग्रुप ऑफ फैकल्टी एसोसिएटेड होती है, इसका लिंक बहुत प्रोमिनेंट होता है। आप उस ग्रेजुएट प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, दे विल टेल यू राइट अवे हु इज द फैकल्टी हु इज एसोसिएटेड विद दैट। Just click that button and it will lead you to the name and to the work of each and every person who is currently associated with that graduate program. उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको उसका काम अच्छा लग रहा है, देन गो मोर इन डेप्थ। आपको नहीं अच्छा लग रहा, मूव टू नेक्स्ट पर्सन, सी अगला इंसान क्या कर रहा है। और उसमें कई प्रोफेसर देखिए इसे लिखा है बहुत साथ ही जो है वो ग्लोबल एंट्री दैट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग स्टूडेंट। So simple. It means like this is not a person that you want to approach because the person is not accepting students. He's already full up to the capacity in his lab. तो अगर आप फैकल्टी पे देखते हैं तो it will tell you idea about their work. It will tell you about idea who is accepting. And if let's suppose the person say that I am that if they didn't say that I'm accepting or not, it means that he or she might be accepting. So then that's the time you have to reach that person. You have to communicate with that. आप देखें कि वो प्रोफेसर की लैब में क्या स्पेस है. If a professor is looking for someone with the expertise and background like you, then this is the best time for you to move forward with that. Then you have to just put your application in because you already know with whom you want to work. तो ये
एक तरीका होता है। फिर इसके बाद आता है जी कि अब ओके प्रोफेसर ढूंढ लिया, ठीक है, नाउ आई वांट टू रीच टू प्रोफेसर और मुझे प्रोफेसर से बात करनी है। बट मैंने प्रोफेसर को बहुत ईमेल लिखी, मैंने 1000 ईमेल लिखी, मुझे तो किसी प्रोफेसर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि ईमेल का एक जो है, जैसे कि हमारे यहाँ बड़े कहते हैं कि बात करने के आदाब होते हैं। तो जब आप किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है, जैसे कोई बड़े हों या इवन छोटा भी हो, जैसे हम शफ़क़त से प्यार से बात करें, तो उसका हमारे कल्चर में बहुत खास तौर पे एक बड़ा अदब आदाब का हमें बताया जाता है कि बात किस तरह करनी चाहिए, राइट? आप तू-ता करके बात नहीं कर सकते, आप बड़ों के सामने ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। तो देखिए, आप जब प्रोफ़ेसर को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपकी ईमेल जो है वो आपकी पहली गुफ्तगू है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पहली गुफ्तगू जो है वो ये भी शो करे कि दैट यू आर रिस्पेक्टफुल, और ये भी शो करे कि यू आर कम्पेटिटिव। एट द सेम टाइम वो ये भी शो करे दैट यू आर बीइंग वेल अवेयर ऑफ देयर कल्चर टू। तो कुछ लोग जैसे लिखते हैं कि हाय डियर रिस्पेक्टेड बेस्ट प्रोफेसर। ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई। मैं कहूंगी कि बाहर के मुल्कों में इतने आदाब जो है वो नहीं चलता। दे मोस्टली लाइक टू बी लाइक हाय एंड देन द लास्ट नेम ऑफ द प्रोफेसर। अगर मैं फर्स्ट पोस्ट जुनैद को लिखती हूँ, मैं सिंपल जो है, अगर जुनैद का नाम जुनैद अग्रेरियन है फर्स्ट पोस्ट, तो मैं लिखूंगी हाय डॉक्टर अग्रेरियन। तो ये एक सिंपल जो है वो फॉर्मल भी है और रिस्पेक्टफुल भी है। तो ये थोड़ा सा चीजें जो है वो हमारे बच्चे नहीं ख्याल करते। जैसे कि अभी ये मैंने एक ईमेल है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू लाई, आई सॉ द ईमेल वर्स देन दिस कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि जैसे फर्स्ट पोस्ट एक वेग सी सब्जेक्ट लाइन है कि हम फ्रेशमैन हूँ इंजीनियरिंग में, ठीक है, और इस प्रोफेसर को लिखिए हे प्रोफेसर इट्स मी or I am from your freshman engineering on Monday and Wednesday. I apologize that I'm emailing you pretty late, but I'm not understanding the homework at all. Also, I obtained the inventor kit from the bookstore. तो अभी क्या है कि इसमें मिस्टेक्स क्या है कि पहली बात तो सब्जेक्ट लाइन आपकी क्लियर नहीं है, और जो बहुत स्टूडेंट्स की नहीं होती। अगर आप प्रोफेसर को ईमेल करें और लिखें सब्जेक्ट लाइन में हेलो, मैं वो ईमेल नहीं खोलूंगी। मैं प्रोफेसर नहीं, पर मैं वो ईमेल नहीं खोलूंगी, मुझे लगेगा ये स्कैम है। या अगर मुझे ईमेल आया जिसमें लिखा हो कि बहुत वेगली कोई बात की गई हो, ग्रीटिंग, तो मैं वो ईमेल नहीं खोलूंगी। स्पेशली अगर वो ईमेल किसी ऐसे ईमेल आईडी चाहिए जिसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट माइट बी अ स्कैम। तो जो बात आप जिस पर्पस के लिए ईमेल कर रहे हैं, जस्ट स्टेट फॉरवर्ड राइट दैट। अगर मैं सपोज अगर अच्छी सब्जेक्ट लाइन होगी तो सिंपल क्यूरी और रिक्वेस्ट एंड देन टाइटल आर यू एक्सेप्टिंग स्टूडेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021। सिंपल डेडलाइन आप सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि आप किस लिए ईमेल करें। अब प्रोफेसर अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो खोल के ईमेल पढ़ लेगा, अगर वो नहीं कर रहा तो वो डिस्कार्ड कर देगा। सिंपल इज दैट। देखिए एटलीस्ट अगर उसको आपको ये नहीं होगा कि मेरी ईमेल जो है वो बगैर पढ़े डिस्कार्ड हो गई। तो ये एक थोड़ा सा है। उसके बाद मैंने जो है वो ये देखिए, ये मुझे एक ईमेल ये मुझे मैंने एक जो है वो थोड़ा सा खुद से टाइप किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फॉन्ट का ख्याल नहीं रखते। देखिए अब ये यहाँ पे डियर मैडमैन और सर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी बहुत जो है वो काउंट कर जाती हैं। फिर शॉर्ट एब्रीविएशंस ईमेल में नहीं चलती, पीएलसी और इमोजीज नहीं चलती। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। बाकी क्योंकि देखिए आप पीएचडी के लिए अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आपकी राइटिंग बताना चाहिए कि आपको पता है कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत बात है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते ईमेल पे। और मैं कभी-कभी इस बात पे हँसती हूँ कि मैं अपने कोलीग से भी कि मुझे कभी-कभी मेरे 2-2 घंटे सिर्फ ईमेल के रिस्पॉन्स में निकल जाते हैं। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये जो ईमेलिंग है, ये भी पीएचडी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि आप जो है वो अपने वक्त के अंदर चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, आप ईमेलिंग भी कर रहे हैं। तो कभी-कभी 2-2 घंटे, क्योंकि एक ईमेल मैं लिखती हूँ, फिर मैं उसको पढ़ती हूँ 2 दफा, फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो बंदा पढ़ रहा है उस पे क्या इंप्रेशन जा रहा है। एम आई साउंडिंग सम रूड, एम आई साउंडिंग डिसेंट, एम आई साउंडिंग डायरेक्ट, एम आई साउंडिंग इनडायरेक्ट, कोई बहुत फॉर्मल तो नहीं लग रहा, बहुत कैजुअल तो नहीं लग रहा। तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको you will develop with the time, but I think at least you need to start now, especially if you're coming for PhD. Then I attached that one little template. It's for the undergraduate student who is basically looking for a professor. और उसने भी undergraduate complete किया है, and students want to come to a graduate school, right? So they write the professor an email, and I just want to give a little, because I'm not saying it's the best example or it's the only example, but at least give you a little idea. Okay, he's saying like, hi, dear professor.
or I say, you can say, hi, doctor, last name. I'm a student with this major. Whatever your current position is, whenever you're graduating, this is my GPA, this is my college experience, then talk about your experience. If you're a master's student, talk about your research, what you already did. Then you tell you're planning to attend graduate school, what is your focus? And some of the professor, some professor told, introduce me with your work, or either I introduced by myself, because during my own writing, I came across some of your papers. And it seemed like this is a good fit for me. You have like a lot of amazing ideas, and then you can tell what you want to focus. तो अभी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप एक आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उस बंदे के साथ रिलेशनशिप कि मैं कौन हूँ, मेरी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तुम आपसे मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और कौन सी चीज मुझे आपकी जो है आपके काम की मुझे इंस्पायर की, और मैं खुद क्या सीखना चाह रहा हूँ. ठीक है. एंड देन last but not least, then you can talk about nicely, decently, okay, I hope you don't mind my getting in touch, because you don't want to sound someone intriguing कि आप जो है वो खुद से अप्रोच कर रहे हैं कि oh my god, I'm not respectful for your time. Yes, I go. But I would like to inquire, are you accepting currently a graduate student? If you are, would you willing to talk to me a bit more by email or on the phone or in person if I can arrange a campus visit about my graduate school plan? I have explored your department graduate school website in detail, and it seems like an excellent fit for me because of its emphasis on this and this and this area. But I still have a few specific questions about some area, and I would like to talk to you about. I know you are very busy, so I appreciate any time you can give me. Thank you very much. So see, like, you already show off yourself. You already told him that I am not someone who is naive, who don't know what you're doing. I already read your work, and I know what you are doing, and I know what I want to do with you. And then at the end, you are like, I'm really hoping that you didn't mind me getting in touch with you. I am respectful for your time. So if you're accepting a student, can we set up some time to talk, or can I just come for a campus visit? Because I want to have one-to-one conversation, or I would like to talk more about my plans. So it's an email being written by undergraduate student. Undergraduate जो है वो student जो है वो basically bachelor students को यहाँ पे कहा जाता है. तो ये एक bachelor student की email है जो वो अपने professor को लिख रहा है किसी को, जिसके साथ वो PhD start करना चाह रहा है, और वो graduate होने में उसको कुछ अर्सा पड़ा है, and he's like trying to start reaching professors. So the reason for putting this specific example, because I really want to give you an idea how the nice email sounds, and it should be your first mode of communication with your professor. So you need to be a little bit understanding about that. Uske baad, towards the end of my whole presentation, I just want to say just a little kind reminder that you need to be focused and motivated. Your actions speak louder than your words. So अगर आप सबको बता रहे हैं I want to go US, I want to go US, I want to go outside to abroad, लेकिन आप कुछ उसके लिए नहीं कर रहे, तो वो आपकी credibility की बात है. You should have to do action and then speak about your words. कोई भी opportunity miss मत करें. अब ये मत सोचें कि I might not be a best fit for that. Just try for it. Who knows? It might be the opportunity just for you. Be as professional as possible whenever you're communicating via email, whenever you're communicating with me, with anyone. Always show your best side. There's a lot of help out in the world. Don't be disappointed. I was on your benches at one time. मैं इसी बेंच में बैठ के, इन्हीं बेंचों पे बैठ के, छोटे जो पंखे चलते थे जब गर्मियों में, तो यहीं पे बैठ के वही सारी क्लासेस लेके आई हूँ जो आप अब ले रहे हैं या आपने रिसेंटली ली हैं. तो ये मत सोचें कि it's hard. Nothing is hard, nothing is impossible as long as you are motivated and you know you can do it. और जो भी आपकी weaknesses हैं, that's good that if you know that you have weaknesses, क्योंकि कोई भी perfect नहीं है इस दुनिया में, और you have to make them as your strength. You need to know what your weaknesses are, so then you can improve them by yourself rather than just being waiting for other people to point out that for you. So it's good that you have a weaknesses, because everyone has. And last but not least, आप में से वो लोग जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या दो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के, they have any specific question, इसके लिए उनको जवाब नहीं मिला कहीं से भी, you're more than welcome. I have my official Facebook page. I mostly just posted stuff about any opportunities that come in UC Davis, कोई postdoc, graduate opportunities हों, या कोई मुझे resources मिले, जैसे कि बहुत से resources जो है वो nice email के लिए या statement of purpose के लिए मुझे कोई बहुत अच्छा अगर resource मिले तो मैं लाजमी शेयर करती हूँ ताकि students को है उनको भी सीखने का मौका मिले. Or with this, I must say, thank you for taking your time out. I know your time is very valuable, and I really appreciate that you are spending some today with me on Monday night. So thank you so much.
बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आई एम रियली होपिंग कि ये जो छोटी सी काविश है जो है वो स्पेशली जो इतनी मेहनत जुनेद जो कर रहे हैं ज़ायरी रिसोर्सेज को हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, आई एम रियली होपिंग दैट इट माइट दिस प्रेजेंटेशन माइट हेल्प सम ऑफ यू एट लीस्ट आउट देयर। और अगर इससे किसी एक को भी फायदा होता है तो मेरा ख्याल है मेरा और जुनेद का जो मकसद है वो पूरा हो गया। राइट जुनेद? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आप मुझे बुलाया आपने जो है आपके मोहब्बत के लिए। अच्छा आपी, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ जो है ना कंप्रीहेंसिव सा क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो जनरल हैं, वो अगर आपसे हम अभी जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। Sure. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है Abdul, ma'am, I have applied for Fulbright scholarship with recommendation letter from professor there in US as chance to get PhD scholarship. Thank you so much, Abdul, for listening our talk and for bringing up your question. I must say that it doesn't matter from where your letter of recommendation is coming, like from which part of the world your letter of recommendation is coming, as long as it is strongly written and it is talking about what capabilities you have. अगर for suppose आपको अगर एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जो है वो लेटर दे रहे हैं लेकिन वो बहुत थॉरो है, लाइक 2 पेजेस लेटर, जिसमें वो बहुत अच्छे से आपके बारे में बता रहे हैं, आपके काम के बारे में बता रहे हैं, that might have a more worth rather if you have a letter from professor from the United States who just write 2 paragraphs about you. He's a very nice student, I collaborate with him, yeah, he is good, you know, so what. So letter of recommendation is one, I say, out of the many things जो कमेटी देखती है उसमें से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई स्पेसिफिक कंट्री से मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो उसकी बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आई एम डेफिनेटली से दैट माइट नॉट बी द केस। डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन कैसी है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा है, आपके स्कोर्स कैसे हैं, आपने फोर्स अगर आईएलटीएस लिया है तो उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है, और फिर क्योंकि 3 लेटर मांगे जाते हैं तो तीनों लेटर्स की बेस पे जो है वो पॉइंट्स गैदर होते हैं। तो आई विल से एप्लीकेशन जब आपकी फुल एवेलुएट होती है तो वो पूरा पैकेज होता है, उस पैकेज में हर इंफॉर्मेशन जो है उसको जो मद्देनजर रखा जाता है। तो आई विल डेफिनेटली विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, इंशाल्लाह यू पुट सो मच एफर्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ब्लेस यू, यू नो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ये या अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस लेटर की बेस पे इफ यू कैन गेट स्कॉलरशिप, तो मेरा ख्याल है कि मैं कहूंगी कि they will evaluate your whole application first and then they will make a decision on the basis of everything. Abdul का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम GRE exempted for this year 2020 due to COVID-19? Not everywhere. As I said, some institute definitely exempt GRE due to the situation, but I don't know which those institutes are, and I will say if you are interested, the best thing is like connect the graduate program coordinator and talk with them and ask them if they are accepting a GRE because of the current corona situation, and they will update you right away. आप ही क्योंकि आप भी जो है वो कह लें कि जो स्कॉलरशिप हंटिंग प्रोसेस है उसमें एंगेज रहती हैं, तो मुझे काइंडली बता दें कि सबसे अच्छी चीज़ जो एक स्टूडेंट जिसकी बेस पे अपना स्कॉलरशिप हंट कर सकता है, वो आप क्या हमारे स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगी कि वो किस तरह की होनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी सिलेक्शन की? Right. That's a very good question. Thank you so much for asking, Junaid. मैं कुछ बातें ज़रूर स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि देखिए जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या जब आप हम सब तालिबे इल्म होते हैं, यू नो, तो उसमें एक चीज़ जो शो ऑफ करती है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है या आपका इंटरेस्ट कितना है, वो होते हैं आपके ग्रेड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो ग्रेड्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, बेशक मैं कहूँगी कि बिल्कुल मैटर नहीं करते, इट्स काइंड ऑफ लाइक डिसिसिव, यू नो, काइंड ऑफ लाइक धोखा देने वाली स्टेटमेंट है कि बिल्कुल मैटर नहीं करते। हर इंस्टीट्यूट की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। उस जीपीए से नीचे अगर आपकी जीपीए है, दे विल नॉट कंसीडर योर एप्लीकेशन अनटिल अनलेस यू आर सुपर ब्राइट और किसी वजह से आप जो है वो आप अनफॉर्चुनेटली उस लेवल को रीच नहीं कर सके।
तो फिर उसके लिए कमेटी जो है वो देखती है कि व्हाट कुड बी द रीजन, और वो रीजन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि मैं क्यों नहीं इस लेवल से ऊपर स्कोर कर सका जबकि मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी 3.0 जीपीए मांग रही है और आपकी उससे नीचे है जीपीए, then it might be very hard for you to secure at the first place and if your application is not a very strong package. पहली थिंग, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो यूज योर टाइम लिटिल वाइजली। मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आप अपने ग्रेड्स जो हैं वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर रखें, ताकि आपको जो फर्स्ट पास है एप्लीकेशन का उससे गुजरने में आसानी हो। फिर द मोर द बेटर, जितनी अच्छी आपकी जीपीए हो, बिकॉज दैट्स गोना शो लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर एकेडमिकली, तो वो भी डेफिनेटली अकम्पलिशमेंट मैटर करती है। तो एक तो ये बात है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपना माइंडसेट बनाना चाहिए कि if I'm wasting a whole time in the university cafeteria and I'm expecting that I will secure a scholarship with 2.5, it's going to be very hard for you. You might need to put more effort than other students. That's what I want to say. It's not impossible. You just need to work hard for that. तो बेहतर है कि उस वक्त हार्ड वर्क जो है और इतने फ्रस्ट्रेशन में जाने से बेहतर है कि you should have to keep that along with the time. और सेकंड थिंग जो है वो सिर्फ किताबों पे नहीं रहें, डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व्हेन यू आर इन द इंस्टीट्यूट, बिकॉज दैट्स गोना गिव अ गुड इंप्रेशन। जो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं वो तो बाहर इंस्टीट्यूट नहीं देखते कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स क्या हैं, बट द बेस्ट थिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इज अ कम्युनिकेशन स्किल एंड डीलिंग विद द पीपल। तो ये चीजें जो है वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। यूज योर टाइम वाइजली। अभी मैं चाहूँगा कि हम सीवी राइटिंग के ऊपर जो है वो एक अलहदा से सेशन मैनेज करें, क्योंकि आपके पास भी जो है वो बड़ा प्रीशियस टाइम है, और आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो ना सिर्फ मैनेज करती हैं बल्कि आप लीड करती हैं कि हम इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो कोई इशू नहीं है, आप जो सा भी शेड्यूल देंगे तो हम उसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन से जनरल पॉइंट्स हैं जो सीवी राइटिंग में स्टूडेंट्स को जो है वो मलहूज़े खातर रखने चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सीवी राइटिंग में, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे अवेयर नहीं होते। तो वो कोई जनरल सी चीज़ें जो आप चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी सीवी राइटिंग में इम्प्रूव करनी चाहिए? So that would be a really good question, Junaid. और मैं definitely कहूँगी कि there's a very big need of time for our students for to kind of like professionally train themselves to be a good CV writer, because देखिए CV जो है ना वो उसका कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं होता, उसका कोई बहुत स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया नहीं होता। पूरी दुनिया में हजारों टेम्पलेट्स हैं सीवी के, पूरी दुनिया में हजारों वेज हैं जो है ना वो सीवी लिखने के। सीवी क्या है कि इट जस्ट नीड टू बी शो हु यू आर, ऑल द डिफरेंट एरियाज, जितना कंप्रीहेंसिव, जैसे मैंने कहा कि ये कंप्रीहेंसिव एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है, जितना कंप्रीहेंसिव आप सीवी को बना सकते हैं और जितना नाइसली आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट फॉर्मेट, दैट्स व्हाट ऑल यू वांट। तो इसके कुछ जो मैं स्टूडेंट्स को कभी रिसोर्सेज, जब स्टूडेंट मुझे अप्रोच करते हैं मैं रिसोर्सेज बताती हूँ कि बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, इसमें जो है वो आपके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं सीवी के। तो अगर आप जाएं, सिंपल राइट करें सीवी रिसोर्सेज यूसी डेविस, they will get you to the documents that have all the CV templates for all the different kind of disciplines. उसमें एकेडमिक के लिए भी हैं, इंडस्ट्री के लिए भी हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए हैं, एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो उसमें आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि सीवी किस तरह की दिखनी चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कभी सीवी जो है मुझे पढ़ने का कभी मौका मिले तो इट साउंड्स वेरी इमेच्योर, कि जैसे देखिए मैं एक बात लाजमी कहूंगी, जो भी मुझे सुन रहा है इस टाइम, देखिए खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका काम आपसे बेहतर आपके लिए कोई और कर सकता है, तो ये आपकी थोड़ी बेवकूफ़ी है। मैं जरूर ये बात खास तौर पर स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी जो हर वक्त ये सोचते हैं कि समवन एल्स कैन डू फॉर यू। नो, आपके अपने फ्यूचर के लिए और आपके अपने लिए आपसे बेहतर कोई और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो सीवी या कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप तैयार करें तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के तैयार करें कि आई एम द बेस्ट हु कैन रिप्रेजेंट माई सेल्फ, और दिस इज मी, दिस इज फॉर मी, द टाइम दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट। मैंने लोगों को देखा है वो सीवी पे हफ्तों स्पेंड करते हैं। They make one CV, then they go through the round, they check with other people, they don't like it, they change it, और हर दफा वो जो है वो मतलब डिफरेंट टेम्पलेट को इम्प्रूव करते हैं, एंड यू सी देयर सीवी एंड यू लाइक वाओ, और इतनी वाओ वो जो वाली सीवी है वो 1 घंटे में नहीं बनती, इट टेक्स टाइम।
तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको आप ऑनलाइन जाएं तो बहुत से रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, दे विल हेल्प यू, यू नो, इन मोर स्पेसिफिकली अबाउट द सीवी टेम्पलेट्स, फॉर्मल आप किस तरह साउंड कर सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी चाहिए अपनी सीवी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये बात कहूंगी कि जब आप सीवी लिख रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी लैंग्वेज बहुत फॉर्मल हो, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ लाइक I will not say it's a business document, but consider it as like a business document. You know, जैसे आप उसके लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसकी भी कोशिश करें कि आप एक फॉर्मल जो है वो लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होनी चाहिए. इट शुड बी साउंड नाइस बट आल्सो साउंड फॉर्मल. इट्स नॉट लाइक समथिंग के I don't remember, but I found a chance to read someone's CV and they have some little experience of working, you know, and the guy is like, oh, this is the industry. And then the line was, oh, I worked here. And that's all. Okay, so think about that, how funny it sounds कि मैंने यहाँ काम किया है और ये इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीजें जो है ना वो हमारे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि कोशिश करें पहले थोड़े बहुत कुछ अच्छी सीरीज रीड आउट करें ताकि आपको एक आइडिया हो कि सीवी कैसी होनी चाहिए, और फिर जब आप अपनी सीवी बना लें देन गो थ्रू मल्टीपल राउंड्स, not just make it one. See if you can find someone who can read through your CV, or even if you can read through from another eye. You know, look at the eye perspective of the professor, or look from the eye perspective of the industrialist, और से देखें कि आपकी CV क्या sound कर रही है, you know, impressive. Yeah, and also I want to tell कि length CV की जो है वो आपकी capability show नहीं करती. Simple, don't worry about that. ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि GRE में हाई स्कोरिंग के लिए स्टूडेंट को किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे एग्री स्टूडेंट जो हैं स्पेशली इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अवेयरनेस के हवाले से, और हमारा सेशंस का आगाज़ का बेसिक पर्पस भी यही है कि जो अवेयरनेस या जो एक्सपर्टीज इनको चाहिए वो एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है वो हम इन तक डिसेमिनेट कर सके। तो GRE के हवाले से आपकी जो कोई सजेशंस इनको या एडवाइस जो आप करना चाहते हैं। सही, GRE के हवाले से मैं जो है वो दो बातें लाजमी कहना चाहूंगी कि GRE इज ए कम्पेटिटिव प्रोग्राम। इसमें अगर आप GRE लेना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये महंगा प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें अच्छे खासे पैसे आप भरने पड़ते हैं जब आप टेस्ट लेने जाते हैं। तो अगर आप इतने पैसे भरने जा रहे हैं तो तो उसको लाइट लेने का तो फिर कोई मकसद नहीं ना। फिर आप कोशिश करें कि अगर आप एक चीज है जिसमें आप फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व हैं, जो जिसपे आपका फ्यूचर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि उसके लिए एटलीस्ट आपकी एफर्ट भी इनफ हो, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस बात को स्लैक आउट कर जाते हैं कि जी ओ मैं तो कर लूंगा, आई फाउंड अ टेम्पलेट दैट टेल लाइक आई कैन डू प्रिपरेशन इन 1 month. Yes, there is a template. You can ace GRE in 1 month. Yes, those are templates, but are you already have that kind of knowledge or background that you think you can ace in 1 month? अगर मेरे जैसा बंदा जिसने कभी GRE नहीं लिया, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है, और जिसका बैकग्राउंड जो है वो मैथ से नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा मैथ जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 1 महीने के टेम्पलेट के साथ एस कर लूँ 340 by 340, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आई एम ओवर एम्बिशियस एट दिस पॉइंट। देखिए हाँ, अगर मैं if I'm someone with a very strong background with mathematics and analytical, and then I also have a very good experience with the English language, speaking, learning, you know, मेरी vocabulary अच्छी है, हाँ, फिर मैं कह सकती हूँ कि जी I already trained myself throughout 16 years of education or my 16 years of like, you know, life span in the school, so I might be capable for that. तो एक बात तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि when you're putting yourself for GRE, I saw American students born raised in this country preparing for GRE minimum 4 months. Not kidding. And those are the students who scored decent to go into a graduate school. And these are the students whose first language is English, who being born in the country who speak English, and who being go through the school system who is pretty strong in kind of quantitative research or quantitative part. तो हमारी तो जुबान भी नहीं है, वही मैंने कहा। तो थोड़ा सा मैं ये ऐसा आइडिया देना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे जब GRE करते हैं तो मैंने अभी तक जो है वो बहुत कम देखा है किसी स्टूडेंट को कि वो कहे जी आई टेक माय GRE आफ्टर 3 months ऑफ प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स 4 to 5 months प्रेपरेशन इजीली लगाते हैं अपनी GRE टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट कंसीव करने से पहले। तो ये थोड़ा सा है कि टाइम मैटर करता है,
मेहनत लगती है जीआरई में। थोड़ा सा अपने आप को इस बात को रेडी रखें कि इफ आई वांट टू स्कोर गुड आई नीड टू वर्क हार्ड। फिर थोड़ा सा उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। यू वांट टू सी व्हाट द कंपोनेंट्स आर, देयर इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज आउट देयर। तो बहुत किताबें हैं, बहुत फ्री ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल है, ठीक है। जस्ट डोंट इंडल्ज योरसेल्फ विद सो मच स्टफ, बी फोकस्ड। अपना एरिया, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एरिया है जिसको मुझे स्ट्रेंथ आउट करना है, एंड देन जस्ट वर्क अराउंड दैट। बट टेक दिस टेस्ट सीरियस। ये मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट वही है जो डू वर्क हार्ड। इसी तरह अभी मैं आपसे चाहूँगा कि आइट्स के हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो कंक्लूडिंग सजेस्ट कर दें हमारे ऑडियंस को कि उसकी प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ें जो है उनको मनहूज़ खातिर रखनी चाहिए। IELTS, as I said, there is an English language proficiency test. तो ये GRE की तरह उतना टफ नहीं होता। इसमें 4 different components होते हैं। They have a reading, they have writing, they have a speaking, and they have a listening. So they want to make sure that you know how to, to have all these components of English language that you can incorporate for that. IELTS मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि I totally understand that IELTS is not our first language. It's not my first language too. I'm speaking with you guys in English right now. इंग्लिश मेरी पहली जुबान नहीं है, मेरी पहली जुबान उर्दू है, और मैं उतनी ही अच्छी पंजाबी बोलती हूँ जितनी अच्छी पंजाबी एक फैसलाबादी बोल सकता है। तो जब मैंने अपना IELTS टेस्ट लिया था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बिकॉज ऑफ लाइक द फेलोशिप्स एंड स्टफ दैट आई वाज अप्लाइंग फॉर द सिचुएशन। और जब मैं पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट पहुंची तो मैंने जो पहले पूरा जुमला, यानी कि जो मैंने पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में की थी, वो उस उबर ड्राइवर के साथ थी जो मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ने गया था, ठीक है। तो उससे पहले आप ही की तरह मेरा भी कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था इंग्लिश पर बात करने का। I didn't born and raised in an English speaking family. I didn't belong to an English speaking country. तो ये एक बात सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जुबान जो है वो बोलने से आती है, और हम में से कोई भी पाकिस्तानी जो है, जो कि हमारी पहली जुबान नहीं है, तो people are very well aware about that. When you come outside in the world, people are very, very respectful about that. They know that it's not your first language. They are not expecting that level of high proficiency from you, right? तो सिमिलरली जब आप IELTS टेस्ट में अपेयर होते हैं तो उनको भी आइडिया होता है कि यू आर नॉट द वन हु हैज दिस फर्स्ट लैंग्वेज। तो पहली बात तो ये कि अपना डर निकालें। ये मत सोचें कि उफ मैं अगर इंग्लिश बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखें, आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप IELTS में जाके घबराएंगे, फिर जब बाहर दुनिया में आप आएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात ये कि थोड़ा सा अपने आप को खुद मोटिवेट करें कि दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक उर्दू, लाइक अ पंजाबी, लाइक अ हिंदी, राइट। दूसरा, जब आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो घबराते हैं, वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पीकिंग और एक राइटिंग। क्योंकि वो कहते हैं कि लिसनिंग और रीडिंग हम लोग ट्रेन है बाय टेकिंग एग्जाम्स, डूइंग एग्जाम, तो हम वो सेक्शन हमारे काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो राइटिंग जो है वो लिखने से आती है। द मोर यू राइट द मोर यू विल गेट बेटर। सो वंस यू डिसाइड यू वांट टू गो फॉर IELTS, आई थिंक फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू डू इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग। लिखना शुरू करें, छोटा छोटा, जैसा भी टूटा फूटा जो भी आप लिखते हैं ना, डेली बेसिस पे कुछ थोड़ा बहुत जरूर लिखें, और कोशिश करें कि इफ यू हैव समवन हु कैन रीड थ्रू दैट वन वे, और पढ़ें अच्छी राइटिंग जो सैंपल्स आउट देयर हैं कि अच्छे राइटिंग आप सैंपल्स कैसे हैं, वो क्या लिखा जाता है उनके अंदर। और दूसरा, बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं। देखिए आपके दोस्त, हमारे दोस्त जो हैं, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मेरे दोस्त को पता है कि आई वांट टू डू IELTS, राइट, और मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे दोस्त मुझ पे हंस रहे हैं, तो फिर अच्छे दोस्त तो नहीं ना हुए। तो इसमें लाइक फिर तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मैंने कैसे दोस्त बनाए हुए। 4 साल में यूएस में मैं घूम रही थी, तो मैं कैसे दोस्तों के अंदर मैंने किस तरह कंपनी क्रिएट की। तो लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ और मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं, या जो थोड़ा बहुत मोटिवेट, या वो खुद बात करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, तो फिर शो होता है कि नाउ दे आर सपोर्टिंग। तो मैंने जब अपनी तैयारी करी थी तो मेरे 1-2 दोस्त थी मेरी बहुत बहुत प्यारी, तो वो उनके साथ मैं ऐसे मतलब बोलती रहती थी, मुझे तो इतनी मतलब नहीं मेरी फ्लुएंसी थी। तो इस तरह आई स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग माय फ्लुएंसी। द मोर यू स्पीक द मोर यू गेट बेटर विद द टाइम, एंड देन एक्सेंट एंड ऑल दिस थिंग्स आर सेकेंडरी। दिस क्योंकि आपका अमेरिकन एक्सेंट हो या आपका ब्रिटिश एक्सेंट डेवलप हो जाए, ना तो मैं अमेरिकन हूँ ना मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ बाय हार्ट एंड सोल। तो मेरा तो जो एक्सेंट है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ टच आ जाता है वक्त के साथ साथ, वो जैसे जैसे इंप्रूव होती है लैंग्वेज, लेकिन एक्सेंट जो है इट्स सेकेंडरी एज लॉन्ग एज योर फ्लुएंसी इज। तो प्लीज वंस यू आर रेडी फॉर टेकिंग IELTS,
just think about that you are not afraid anymore. This is just a language like as other million languages around in the world, and all you want to do is just like making yourself proficient in that. And as they have provided a lot of resources on their own website, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, और या आप जो है वो ऑनलाइन में बहुत रिसोर्सेज हैं, वहां से भी आप जो है अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, ये सेकंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है पोटेंशियल स्टूडेंट्स की फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, उसमें कोई स्कोरिंग की बाइफरकेशन होती है कि आइट्स के इतने मार्क्स हैं, आपकी जो CGPA है उसके इतनी स्कोरिंग है, जिस तरह हमारा इधर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, या फिर वो इम्प्रेशन होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का, आपकी प्रेजेंटेशन का, जिसकी बेस पे जो है वो आप स्कॉलरशिप फंड करते हैं। तो काइंडली थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो असल में होता क्या है। राइट, दिस अ रियली गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग जुनैद। मैं स्कॉलरशिप कमेटीज में नहीं बैठी, मतलब जैसे फुल ब्राइट या इस तरह की जो बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कभी सर्व नहीं किया, ना मैं इनकी बहुत एसोसिएटेड हूँ लोगों के साथ। लेकिन जैसे क्योंकि मैंने बताया कि मैं यूसी डेविस एडमिशन कमेटी का हिस्सा रही हूँ, और उसमें इंटरनल फेलोशिप्स के लिए हम लोग जो है वो एप्लीकेशन एवेलुएट करते हैं, या आपके एडमिशन के लिए जो भी जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में पिछले लास्ट 2 साल से एप्लीकेशन आई हैं वो मैंने सारी एवेलुएट की हैं, और इस साल भी आई एम होपिंग दैट आई एम गोना गो फॉर दैट। तो मैं उसकी बेस पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ आपसे कि जब कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें जो, और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इससे काइंड ऑफ लाइक ओवरऑल फॉलोड इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें थोड़ा नंबर ऊपर नीचे है कि लोग कमेटी ज्यादा होती है या कम होती है। उसमें ये होता है कि कमेटी मेंबर्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक इंसान, ये बात कि एक बंदा आपकी एप्लीकेशन एवेलुएट कर रहा है तो उसका मूड खराब था तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई भी अच्छे स्कॉलरशिप के लिए, कोई भी अच्छे एडमिशन के लिए इट्स मोस्टली अबाउट लाइक पैनल ऑफ 6 to 8 पीपल। उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें प्रोफेसर्स होते हैं, और उसमें जो है वो आपके एडमिशन कमेटी चेयर्स होते हैं, वो लोग जो 20 साल से एडमिशन कमेटी पे सर्व करें, जो होल्ड करें एडमिशन कमेटी को, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन आती है तो हर इंसान जो है ऑलमोस्ट 8 लोगों में से मिनिमम 5 से 6 लोग एक एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली जो है वो रिव्यू करते हैं। तो उसमें फिर ये कि जैसे मैं अगर रिव्यू कर रही हूँ आपकी एप्लीकेशन, तो उसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज हैं जिसको फॉलो करना है। लेट्स सपोज इफ दे आस्किंग बट IELTS शुड बी नॉट लेस देन 6.5, तो अगर आपका IELTS 6.5 है तो दैट बॉक्स शुड बी टिक आउट। इसका मतलब है कि आपने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिस्ट जो थी वो पूरी कर ली, ठीक है। तो जैसे आपका GRE स्कोर है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे आए हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन वी राइट अबाउट दैट कि इसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, दे मोस्टली कम फ्रॉम द पीपल दैट ही और शी वर्कड अराउंड, यू नो। और फिर आपके स्कोर्स कैसे हैं, आपके एकेडमिक स्कोर्स कैसे हैं, ठीक है। आप क्या मिनिमम GPA पे फॉल कर रहे हैं। जैसे अफकोर्स मैं डिस्करेज नहीं कर रही स्टूडेंट्स को, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे सपोज अगर एक स्टूडेंट आ रहा है 4.0 के साथ, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू नो द फ्लैग फॉर अस कि वो मेंशन करेंगे। जब मैं एप्लीकेशन रिव्यू कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी कि पर्सन स्कोर GPA 4.0, क्योंकि ये इट्स अकम्प्लिशमेंट। सोचे उस स्टूडेंट के बारे में कि उसने कितनी मेहनत की है, यू नो, इसको मेंटेन करने के लिए, तो द पर्सन शुड बी एक्नॉलेज फॉर दैट। तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीजें फिर मैटर करती हैं, कभी मैटर करती हैं, हमेशा नहीं। लाइक यू नो सम स्टूडेंट्स दे आल्सो हैव 4.0 बट दे डोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव गुड लेटर्स, यू नो। और उसके बाद जब फिर 6 डिफरेंट लोग अपना स्कोर ऐड करते हैं, फिर एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है। उसकी बेस पे फिर लेट्स सपोज इफ इट्स 10 होल पॉइंट्स, तो उसकी बेस पे फिर देखा जाता है कि अच्छा हु आर द टॉप 10 कैंडिडेट। तो जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होते हैं फिर उनको 8 लोग दोबारा रिव्यू करते हैं। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें मेक श्योर करते हैं कि ये 8 लोग जिनको लेटर जाना है, या जो 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं, हम कहीं कोई हक तलफी तो नहीं हो रही किसी की, या कोई बायसनेस तो नहीं आ गई। तो फिर जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन रिव्यू की होती हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा लोग जो कमेटी के होते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंटली उन एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। फिर थर्ड राउंड में पूरी कमेटी इकट्ठी बैठती है फाइनल डिसीजन भेजने से पहले। हर एक वो एप्लीकेशन जो फाइनल हो चुकी होती है उस पर फाइनल बात की जाती है कि कोई ऑब्जेक्शन, कोई बाइसनेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे
कोई कोई बायसनेस नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वही मैं बात करूँ कि जब आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे एक ये आपको तसल्ली होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिसीजन है वो ऑनेस्टी की बेस पे हो रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ इंटरनेशनल ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की, जो कि मोस्टली जो है जो दुनिया में अराउंड काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब थर्ड राउंड होता है तो देन दे आर लाइक ओके वी आर हैप्पी, आई थिंक दिस इज अ गुड कैंडिडेट, एंड फिर आपका डिसीजन जो है वो ग्रेजुएट स्टडी को जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका ग्रेजुएट स्टडी लेती है। फिर ग्रेजुएट स्टडी में जो उनकी कमेटी बैठी हुई है वो एप्लीकेशन देखती है और वो डिसीजन देती है कि ठीक है वी आर गोइंग टू सेंड द लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं नहीं वी कैन नॉट सेंड द लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन दिस पर्सन बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग हियर दैट वी आर नॉट बीइंग अवेयर, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग अवेयर ऑफ दैट। तो फिर आपको जो कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर आता है। तो इस तरह ही जब फुल ब्राइट या बड़े जो स्कॉलरशिप होते हैं उनमें भी इसी तरह, इसलिए वो इतने कम्पेटिटिव होते हैं यू नो कि उसमें भी जब, और इसलिए वो इतने प्रेस्टिजियस भी हैं। आप ये भी सोचिए ना कि प्रेस्टीज जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन के साथ नहीं आती। प्रेस्टीज उनकी वो यूनिवर्सिटी अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करती है, वो मेक श्योर करते हैं कि जो कैंडिडेट्स वो बुला रहे हैं या जो स्टूडेंट्स वो लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन जिनकी मैं एवेलुएट की है, they are the best one that fit according to the program। तो इसमें फिर ये स्टूडेंट जो सोचें कि ओ हमारा तो एडमिशन नहीं होगा क्योंकि वी डिडंट फॉलो दिस, नहीं ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया से एप्लीकेशन आते हैं। मैंने जो है वो कोई शायद मुझे याद नहीं कोई अच्छा ऐसा मुल्क हो जिसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट की मैंने ना पढ़ी हो, यू नो। और हर दुनिया के कोने से एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री जो है वो फर्स्ट जो राउंड है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसमें हम कंट्री नहीं लिखते, हम कंसीडर ही नहीं करते कि ये किस मुल्क से आई है, हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि कौन है ये बच्चा। और फिर जब लास्ट स्टेज पे जाते हैं फिर फाइनली कंसीडर किया जाता है कि कितने फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो इंटरनेशनल हैं और कितने नेशनल हैं। और वो स्टेज तब होती है जब आप लॉक आउट हो चुके होते हैं कि ये बच्चा आएगा, ठीक है। तो तब देखा जाता है कि कौन कितने इंटरनेशनल है कितने। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इररिस्पेक्टिव आपकी नेशनलिटी के एवेलुएट की होती है। तो ये एक बात जो है कि जी अगर मैं इंटरनेशनल हूँ तो मेरी एप्लीकेशन एवेलुएट नहीं होगी इस बेस पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। और जब आप किसी भी बड़े स्कॉलरशिप के लिए हमेशा ये बात करती हूँ, आप अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज पुट योर बेस्ट अप, क्योंकि आप ओपन कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन सिर्फ जो है वो आपकी या आपकी क्लास की जो है वो लोगों के साथ जो है वो नहीं सिर्फ कंपेयर होगी, इट्स गोना कंपेयर विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसको थोड़ा सा माइंड में रख के जो है अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। आई एम होपिंग इट आंसर योर क्वेश्चन जुनैद, राइट? आप ही अब लास्ट में मैं चाहूँगा कि एग्रेरियन टॉक जो कि इनिशिएटिव हमने लिया है कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको हम इंटरेक्ट करवाएं अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, और उसके अलावा स्कोप और कैरियर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पाकिस्तान के अंदर है और वर्ल्ड के अंदर है उसको हाईलाइट करें। और उसके सिलसिले में हमने यूट्यूब के ऊपर भी अपना चैनल बनाया, तो जो हमारे फॉलोअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है तो वो यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो प्रीवियस टॉक्स हैं उनको वो सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज के स्कॉलरशिप्स के हवाले में भी जो है वो डिस्कशन किया है। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप की कोई सजेशन जिससे हम अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकें ताकि अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्व कर सकें। मेरा मत से कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है आपका। पहली बात तो ये कि पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, ठीक है। और आपने माशाल्लाह जो है वो पहला कदम ना सिर्फ उठाया है बल्कि आप दौड़ रहे हैं। तो मैं जो है वो जरूर इस बात को अप्रिशिएट करूंगी और मैं बहुत माशाल्लाह फख्र महसूस करती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ, यू नो। और इतने खूबसूरत और इतने प्यारे बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। मैं और जुनैद हम बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठा काम कर चुके हैं डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर। तो ये खूबसूरती है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि हमारी यूएस की ये खूबसूरती है कि हमारे पास इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम एक दूसरे से ना सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं बल्कि कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो माशाल्लाह पहले तो बहुत मुबारकबाद, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यू नो। इतना इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। हम सबके साथ कोलैब में बताना चाहूंगी जो लोग भी हम मुझे सुन रहे हैं कि जुनैद जो है वो इतनी ज्यादा एफर्ट पुट करता है माशाल्लाह इस सारे काम में कि वो पहले मुझसे कम्युनिकेट किया, फिर टाइमिंग सेट करना, फिर सारा वो प्रोग्राम। तो वो जो आपको फाइनली अभी हम बैठे 2 लोग नजर आ रहे हैं
इसके पीछे कोई 3 हफ्ते हमारी कम्युनिकेशन चली है कि अच्छा कौन सा टाइम बेस्ट होगा, मैं यहाँ जो है वो सुबह के 10 बजे बैठी हुई हूँ, आप रात के 10 बजे बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह ये जो है ये बहुत बहुत माशाल्लाह हिम्मत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और कामयाब करे इस मकसद में। अब मुझे लगता है यूट्यूब चैनल जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो है हमारे स्टूडेंट्स, और जैसे कि मैंने कहा कि हम जैसे अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे भी लाइव भी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह जस्ट कीप कंटिन्यू वर्किंग इन दैट एरिया, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल, द मोर यू वर्क द मोर इट विल स्टार्ट लाइक शेपिंग अराउंड। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको बुलाया जाए या किस तरह जो है वो किया जाए। मुझे एक बस छोटी-सी ये सजेशन है कि मेबी इन फ्यूचर, अभी नहीं क्योंकि अभी हम तो बिल्कुल स्टार्ट में हैं, लेकिन मेबी इन फ्यूचर यू शुड हैव टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ द शॉर्ट वीडियो लाइक 1 to 2 मिनट, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक में, जैसे कहते हैं ना वो उसे कहते हैं फ्लैश वीडियो, एडवर्टाइजमेंट वीडियो। तो उसमें जैसे कि जीआरई पे कोई बात अगर है तो उसमें कोई भी जो शख्स जो है, जो काबिल है, जो इसको बोल सके, जो माशाल्लाह जिसका बहुत नॉलेज है, दे मेक शॉर्ट वीडियो 1 to 2 मिनट्स, सो देन पीपल काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंड दैट। और वो छोटी-छोटी वीडियोज़ मुझे पर्सनली मुझे आसान लगता है, छोटी वीडियो या छोटी चीज़ जो हो, या जब मैं देखूँ कि टाइम सिर्फ 2 मिनट है, उसको सुनने में ज़्यादा आसानी लगती है, बजाय से कि अब जैसे मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ कि ओह माय गॉड! ऑलरेडी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही, 1.5 घंटा गुज़र गया, मुझे पता नहीं लगा, यू नो तो लेकिन मैं जो भी सुन रहा है, मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक़्त हमारे साथ बिताया, और हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। अभी लास्ट में मैं चाहूँगा कि हमारी एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए और जूनियर्स के लिए स्पेशली कोई टेक होम मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप कन्वे करना चाहें। मेरा ख्याल है मैंने बहुत सी बातें कर ली बहुत सी जो जैसे मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने उनको शेयर किया, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। अगर आपको ठीक है, बहुत सारी खराबियाँ, खामियाँ, कमियाँ हर मुल्क में हैं, हर सिस्टम में है, हर इंस्टीट्यूट में है, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो लेकिन आप माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं उन लोगों में से जिनको तालीम आगे हासिल करने का मौका मिला, जिनको मैं जब भी कभी बताती हूँ पाकिस्तान का, जब कोई मुझसे मतलब हमेशा मैं इतने प्लेटफॉर्म जब कोई मुझसे पूछता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि I'm a graduate from Pakistan's biggest and most renowned agriculture university. तो वो जो एक फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि वंस एग्रेरियन एंड पाकिस्तानी एंड पंजाबी यू ऑलवेज बीइंग लाइक दैट, तो वो एक फ़ख्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ, अपने मुल्क आऊँ, जहाँ भी जो भी ज़िंदगी मेरे लिए आगे लेके बैठी है, लेकिन ये जो फ़ख्र है ये आपने खुद इस्टेब्लिश करना है। तो आप जहाँ भी हैं उसको ओन करें, माशाल्लाह फ़ख्र महसूस करें, आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हमारे असातिज़ा जो मैंने सीखा, जो मैंने ज़िंदगी में अब तक जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया, और ये आपको उस वक़्त इतना महसूस नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता चलती, जब आप बाहर दुनिया में निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि हाउ ब्लेस्ड यू आर माशाल्लाह। तो आपके पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? अपने आप को खुद से लेट डाउन मत करें। किसी और को तो मौका दें ही मत ना कि आपको लेट डाउन करें, लेकिन एटलीस्ट खुद को खुद से भी लेट डाउन मत करें। और मैं हमेशा हर वो स्टूडेंट जो मुझे इस टाइम सुन रहा है, हर वो बच्चा, हर वो काबिल मोहतरम मेरा कोलीग, हर वो स्टूडेंट जो वो ख्वाब देख रहा है यहाँ पढ़ने का आगे, मैं सिर्फ एक बात उन्हें कहना चाहूँगी कि द स्काईज़ आर द लिमिट। आप अब मेहनत शुरू करें, यू विल गेट इट। ये कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये खुद से खुद को मत बताएं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सबकी मदद करते हैं, और वो उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अपने आप को पूरी उम्मीद रखें, अपने एम्बिशंस को क्लियर रखें, ठीक है? और वो आप रास्ता बनाने की कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं ना कि वो आप 2-3 कदम तो चलें, तो इंशाल्लाह वो आगे खुद ही है वो रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। बस ये बहुत दुआएं हैं आप सबके लिए जो मुझे सुन रहे हैं, और जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी आप ही की जगह बैठी थी और इसी तरह की जो है वो मैं भी सोचती थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इंशाल्लाह 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 यू विल गेट इट व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। नथिंग कैन स्टॉप यू। दिस वर्ल्ड इज सो बिग, एंड skies are the limit, और इंशाल्लाह आई एम हियर to help in my little capacity. जुनैद, oh my God, माशाल्लाह माशाल्लाह, such a honor for me, मेरा छोटा सा भाई है ये, तो मेरा तो फख्र है मुझे। तो जुनैद माशाल्लाह, he is so helpful for all of us, and then we have so many here. हम
अपने यूएएफ, हम यूएएफ का ही प्रोडक्ट हैं, हमेशा हम जो है दुनिया में कहीं भी जाए हम उसी से एफिलिएट रहेंगे, तो आप जब भी कुछ हम थोड़ा बहुत कर सकें तो प्लीज आप जो है ना reach me out, reach out other agrarians, mashallah, we are all over the world right now, और reach out to another agrarian who has agrarian in his name. तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करे और आपको जो है वो बहुत कामयाबी दे और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। आप ही मैं और हमारी ऑडियंस आपका बेहद मशकूर हैं कि आपने अपनी गोना गो मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए इस तरह जो है वो इतनी इतनी ज़बरदस्त जो है वो गाइडलाइंस का एहतमाम किया और हमें उससे जो है वो डिसेमिनेट किया। तो आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपकी मोहब्बत का और आपकी रहनुमाई का बेहद अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश अल्लाह रहें। हाफिज़। बहुत शुक्रिया, खुश